इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने राइट टू ट्रूथ डे को इन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया था। ह्यूमन राइट की आवाज़ उठाई थी। ह्यूमन राइट के ऊपर लोगों को मार दिया जाता है। जिन्होंने जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं कि तो उनका मर्डर हुआ था आज के ही दिन 24 तारीख को। उसी दिन को यूएनओ ने राइट टू ट्रूथ का भाई यह मर्डर क्यों हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, उनकी फैमिली का क्या हुआ, उसके लिए इन्होंने राइट टू ट्रूथ के लोग दुनिया को सच मालूम हो कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये मारामारी क्यों हो रही है। जो भी ह्यूमन राइट की बात करता है, चाहे इंडिया में हो चाहे भारत में हो, तो कहीं विदेश में हो, वो मतलब जो भी ह्यूमन राइट की बात करेगा, जो भी कमज़ोर लोगों की बात करेगा, जो भी सच्चाई की बात करेगा, उसे कुछ टेररिस्ट टाइप के लोग या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविस्ट लोग उसे मार क्यों देते हैं। तो इसी कड़ी में उनका आर्क बिशप जी का उनका मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उसकी जांच की। 4-5 साल उसमें जांच में लगाए और जांच में लगाने के बाद में उसको पता था कि आवाम को, पूरे देश को और दुनिया को पता लगना चाहिए कि ये जो आर्क बिशप मारे गए थे, क्यों मारे गए थे, किसने मारे और उसके बाद में क्या हुआ। तो जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों का उल्लंघन कैसे हो रहा है, जो देश के कायदे कानून का कैसे, देश के कायदे कानून को ताक पर रख के मतलब ये जो तमाम देश के तमाम मुल्कों में ये इस तरह से काम हो रहा है। और रही बात, जहाँ तक दुनिया की बात हम ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे, हम अपने भारत में जहाँ तक मानवाधिकार आयोग उसका बात है, मानवाधिकार अधिकारों का बात है, तो यहाँ हज़ारों साल से दलितों का, जिन्हें अर्थवादी शूद्र भी कहा जाता है, SC ST OBC का, हज़ारों साल से यहाँ पर शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ। उनको देवर किक्ड एंड किल्ड एंड मतलब उनका इस तरह से उनका शोषण हुआ कि उनकी आवाज़ बंद रही हज़ारों साल से। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूएनओ की स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की भी स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, हमारी देश की आज़ादी से पहले हो चुकी थी। लेकिन ये आवाज़ जो भारत में जो मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हुआ है, खासतौर से SC ST OBC का और माइनॉरिटी के लोगों का भी, यहाँ मतलब ईसाइयों को, ईसाई पादरी हैं, उनको मिशनरी हैं, उनको जिंदा जलाया जाता है, ननों के साथ बलात्कार किया जाता है, और मुसलमानों को तो आजकल मॉब लिंचिंग और दलितों को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता है। तो क्या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन गूंगा बहरा हुआ है कि उसको इंडिया में जो कुछ हो रहा है उन्हें पता नहीं? तो और वो भी हज़ारों साल से, लगभग 100 साल से मुसलमानों के साथ में वही बदसलूकियाँ हो रही हैं, उनको मार दिया जाता है। अभी पिछले मैंने करीब 4-5 महीने से बराबर मैंने कई राज्यों का दौरा किया, वहाँ देखा कि किसी भी आदमी को, भाई गाय को माँ कहते हैं, गाय को माँ कहने वाले उसको हिफाजत से रखें, उसको हिफाजत से रखें। अगर उसको नंगा लावारिस खुला छोड़ देंगे तो कोई भी कुछ भी करेगा। और आप देख रहे हैं कि हम दिल्ली के अंदर भी देख रहे हैं कि गाय कहीं कूड़ा करकट खा रही है, कहीं कुछ खा रही है, कोई सब्जी वाला उसको डंडा मार रहा है। और माँ तो बड़ा इज्जत वाला शब्द है, माँ की उसी हिसाब से हिफाजत होनी चाहिए। हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हो और कसूरवार दूसरों को ठहरा रहे हो। अब एक और अभी बात आई, अभी जो इसमें वो कौन सा गाँव था वो जहाँ अभी नासिर, हाँ नासिर और जुनैद क्या उनकी जो हत्या हुई है, उनको बेचारों को, वो कहीं जा रहे थे, अपनी कार से जा रहे थे, वहाँ के कुछ गुंडे ने, जो मोनू मनेसर था उसके गुंडों ने उसको वहाँ से लिया, उस गाड़ी दूसरी गाड़ी में रखा और वहाँ ले जाके उसको मार क्या दिया, पूरी गाड़ी में उसको बहुत बुरी तरह से पीटा, उनको दोनों को, और नासिर और जुनैद को, और पीट के बुरा हाल कर दिया। बाद में पुलिस को सौंपना चाह रहे थे, पुलिस ने कहा कि ऐसी हालत में हम नहीं लेंगे, पुलिस ने मना कर दिया। तब जाके उन्होंने उस गाड़ी समेत उनको जिंदा जला दिया। ये अभी कुछ मतलब 1 महीने पहले की वारदात है। जो इसमें वो रहने वाले इसके भरतपुर के पास के थे, उनको मार दिया गया। और उन पर आरोप था कि भाई गाय की तस्करी करते हैं। तस्करी शब्द है, मैं कस्टम डिपार्टमेंट का अफसर रहा हूँ, और तस्करी शब्द होता है कि जो अपने देश से, देश की सीमा से बाहर से कोई चोरी छुपे कुछ सामान लाया जाए या बाहर भेजा जाए, वो तो तस्करी है। और देश में कौन सी तस्करी है। और हालांकि जो जुनैद और जो नासिर थे, ये तो कोई गाय को भी नहीं ले जा रहे थे। और भी बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, जैसे उसको मजलूम अंसारी को मार दिया गया। वो जानवरों को, ज़्यादातर मुसलमान जानवरों को बेचने का, खरीदने बेचने का वो कारोबार करते हैं। तो वो मान लो खरीदने जा रहे थे, तो आज 2017 की बात है, मजलूम अंसारी को, जो झारखंड के थे, उनको मार के पेड़ से लटका दिया गया। एक और लड़का था उनके साथ में 12-14 साल का, उसको भी मार के लटका दिया गया। और मतलब हज़ारों वारदात हुई हैं। और उसमें मरने वालों में सबसे ज़्यादा लगभग 6,986 तो 2016 में मारे गए थे मॉब लिंचिंग में, और 9,016 मारे गए थे 2017 में। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं कि 2016 में 8,600 समथिंग, और 2017 में 6,886, और 2017 में 9,012 लोग मारे गए, 2012 या 16 मारे गए। तो आप देखिए, एक साल में इतने लोग मॉब लिंचिंग में मारे जाते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा मारे गए यूपी में, और दूसरा नंबर हरियाणा का है। और जितने जो मॉब लिंचिंग में मारे गए, ये नहीं कि खाली मुसलमान ही मारे गए, लेकिन मुसलमानों की जो आबादी है वो मतलब 25 में 21 है।
25 लोग अगर मारे गए हैं, उसमें 21 मुसलमान मारे गए मॉब लिंचिंग में, दलितों को भी मारा गया है। आपको उन्हा का अकाउंट मारा है, दलितों की मतलब औरतों को नंगा नचाने की भी घटना आप मीडिया में आई है, बहुत सारी बातें। तो ये इस तरह का जो अपराध हो रहा है, ये शेयर ह्यूमन राइट वायलेशन है। और ये यहाँ का भी जो देश का कानून है उसको भी ताक पर रख के लोग मारामारी कर रहे हैं। तो आखिर क्या यहाँ का ह्यूमन राइट कमीशन हमारे यहाँ में भी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और भी तमाम एजेंसियाँ हैं, हमारा ये माइनॉरिटी कमीशन है, SC/ST कमीशन है। क्या ये कमीशन उनकी गलतियों पर ही पर्दा डालने के लिए हैं, मारने वालों के साथ खड़े हुए हैं, क्या उस समाज के लिए साथ खड़े हैं जिनके लिए कमीशन बनाया? तो यहाँ जो भारत में जिस तरह से हो रहा है, मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में कहीं और हो रहा हो। अगर हो रहा होता तो वो तो थम चुका है, लेकिन इंडिया में नहीं थमगा। और जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद में, हालांकि मुसलमानों पर पहले दंगे होते थे, दंगों में मारे जाते थे, और दंगों में ज़्यादातर दलित और आदिवासी और पिछड़ों को इस्तेमाल किया जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही दलित आदिवासी और पिछड़े समझने लगे कि मुसलमान कोई बाहर से नहीं आया, ये हमारे ही भाई हैं, तो उन्होंने इस्तेमाल होना बंद कर दिया। तो राइट बंद हो गई थी इसमें। अब राइट नहीं हो पा रहे तो आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, और आतंकवाद की भी आवाज़ उठ गई पूरी दुनिया में। तो अब वो मॉब लिंचिंग के बारे में किसी भी एक आदमी को, 2 आदमी को घर से निकाल लो, 50 लोग उसको घेर के उसको मार दें, कोई कुछ सुनने वाला नहीं। आप देखिए। और जहाँ तक रही बात न्यायपालिका की, न्यायपालिका भी न्याय नहीं कर रही है इन लोगों के साथ में, SC/ST OBC और माइनॉरिटी के साथ में। 2 केस हैं। लक्ष्मणपुर बाटे का 1997 का कांड था। 97 में 58 दलित मारे गए थे रणवीर सना ने, जो भूमि हरों की रणवीर सना थी बिहार में, जहानाबाद में। अब 58 मतलब लेडीज, बच्चे और जेंट्स मारे गए थे। उसमें निचली अदालत ने 26 लोगों को फांसी की सजा दी, लेकिन उस फांसी की सजा के बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें बाजियत बरी कर दिया। ऐसा ही कांड हुआ था 1988-90 का है, 87 का है। इसमें मेरठ, मलियाना और हासमपुरा में हजारों मुसलमान मारे गए थे। वहाँ से गाड़ियों में भर के नदी उसमें गंगा और उसमें डाल दिए गए थे। उस केस में भी निचली अदालत ने 17 PSC के लोगों को मौत की सजा दी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें भी बाजियत बरी कर दिया। तो ह्यूमन राइट का वायलेशन सिर्फ वहाँ कुछ लोगों द्वारा नहीं हो रहा, कुछ अतवादी लोगों के द्वारा नहीं हो रहा। यहाँ पूरा प्रशासन उनके साथ है, और पूरा प्रशासन के साथ में न्यायपालिका भी उनके साथ खड़ी हुई है। जिस तरह से जो 2 इंस्टेंस बताई हैं, 20-20 साल केस चलते हैं, और न्यायपालिका में जहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको तारीख भी दी जाएगी तो कम से कम 100, 200, 500 तो दिल्ली में ले लिए जाते हैं। छोटे शहरों में भी 50 रुपये से कम लेके आपको अपनी तारीख नहीं बताई जाती। तो करप्शन, जिस न्यायपालिका के जो करप्शन है, तो करप्शन भी एक बहुत बड़ी जो यहाँ का बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो यहाँ किस तरह से ये मानवाधिकारों का उल्लंघन क्यों रोका जाए? मरने वाले 95% ये दलित, आदिवासी और मुस्लिम ही हैं। इन पर क्यों हमले हो रहे हैं? आज दुनिया चांद पर पहुंची है, दूसरे तो तमाम यहाँ तरक्की हो रही है। और हमारी सरकार ने भयमुक्त शासन देने की बात की थी। बीजेपी जब आई थी, वाजपेयी जी की सरकार आई थी, उसके बाद में इन्होंने भी कहा था हम भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और ये अन्याय मुक्त ये हम शासन प्रशासन देंगे। लेकिन जितना भ्रष्टाचार हुआ है अब हुआ है, और ख़ास तौर से पूरी संपत्ति सिर्फ 2 लोगों के नाम पर की जा रही है, अडानी अंबानी के नाम पर। ये सरकार क्या सिर्फ 2 लोगों के लिए है? वो कहने के लिए मोदी कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों का उन्हें समर्थन है, लेकिन समर्थन 140 करोड़ का, और लेकिन मोदी उनके खजाने भर रहे हैं सिर्फ 2 लोगों का। लेकिन कहते हैं कि गरीब की हाय बुरी होती है। तो अडानी और अंबानी को जो झटके लग रहे हैं अभी, मैं नहीं समझता कि ये उभर पाएंगे। और निश्चित तौर से EVM बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई भी समझदार आदमी, 99% मैं भी फील्ड में रहता हूँ, कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता। लेकिन EVM के बल पर ये सारा मैनेज कर रहे हैं। EVM में चिप है, चिप में प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग को जैसे, और रियल टाइम क्लॉक भी है। अगर आपने पहले से डाटा फीड करके रखा है तो हफ्ते, अगर 8 दिन का टाइम दे दिया, 15 दिन का दे दिया, महीने का दे दिया, जो 7-7 चरणों में चुनाव होते हैं, जिससे कि उनको पूरा पर्याप्त समय मिल जाए और उसमें रियल डाटा ऊपर आ जाए। इस तरह से EVM के खेल से जहाँ लोकतंत्र को प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया है। डेमोक्रेसी का मर्डर इस देश में हुआ है। तो जब डेमोक्रेसी हो रहा है, 2 लोग, कुछ चंद लोग यहाँ मनमानी कर रहे हैं, योगी मोदी साहब, ये लोग इसको रोक रहे हैं, और पीछे RSS की बैकिंग है। RSS ये लोग मुश्किल से 10-12% हैं। तो ये, और जो जितनी जो वारदातों में शामिल होते हैं, जो इन वारदातों को अंजाम देते हैं, चाहे मॉब लिंचिंग में मारामारी हो, चाहे और किसी में मारामारी हो, तो ये 10-12% लोग ही इन लोगों को मार रहे हैं शासन सत्ता के बल पर। तो मैं समझता हूँ कि अगर ह्यूमन राइट का मैं अटेंशन मीडिया के माध्यम से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की और UNO की अटेंशन मैं इधर डाइवर्ट करना चाहता हूँ कि वो यहाँ इंडिया के जो हालात हैं, भारत के जो हालात हैं, उस पर गौर करें, और जिस तरह से मानवाधिकारों का जहाँ उल्लंघन हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए इंटरनेशनल प्रेशर इस सरकार पर डालें, तभी यहाँ कुछ